हेलो, आई एम हितेश शेखावत, अ रिएक्ट जेएस डेवलपर एंड ट्यूटर एट डेवटेक। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम हमारा जो एप्लीकेशन होता है रिएक्ट का, उसके अंदर स्टेट मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं। क्योंकि अगर हम एक सिंगल फाइल के अंदर या एक सिंगल पेज के अंदर अगर हम स्टेट मैनेज करते हैं तो वो हमें दूसरे जो भी कंपोनेंट है उसके ऊपर हमें वो गेट नहीं होती। तो एक स्टेट को मल्टीपल टाइम्स हम कैसे कॉल करा सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसको अपडेट कर सकते हैं अलग डिफरेंट प्लेसेस से, तो हम उन चीज़ों के बारे में आज इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे। पहला पॉइंट आता है, वो आता है कि हमारा जो रिएक्ट की स्टेट है उसको नेविगेट कराने में हमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। जैसे स्टेट ट्रांसफ़र करने के लिए तो हम लोग ऐसे यूज़ ले सकते हैं कि हमने प्रॉप्स के थ्रू कर दिया, या फिर हमने अलग अलग चीज़ों को अलग अलग में डाल दिया पेरेंट चाइल्ड से, मतलब कॉल बैक फंक्शंस के थ्रू हमने डाटा को पास ऑन कर दिया या अपडेट कर दिया। इसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। कि पहला जो है वो प्रॉप ड्रिलिंग का हो गया, कि प्रॉप ड्रिलिंग इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मैं पेरेंट से जस्ट चाइल्ड में भेज रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो कुछ ज़्यादा ही नेस्टेड में जा रहा है, पेरेंट से चाइल्ड, फिर देन सेकंड चाइल्ड, देन थर्ड चाइल्ड, ऐसे अगर जा रहा है तो वहाँ पे ये प्रॉप ड्रिलिंग हमेशा प्रॉब्लम करती है। रीयूजेबल लॉजिक्स विद कस्टम हुक्स। अब हमने क्या किया कि हमने कस्टम हुक्स बना लिया हमारे जो लॉजिक है उसके लिए, कि जहाँ पे मेरे को अगर सेम लॉजिक यूज़ में लेना है तो मैं उस हुक से एक्सट्रैक्ट आउट कर सकता हूँ। तो उस टाइम पे भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाती हैं, क्योंकि अगर मैं एक ही लॉजिक को बार बार लिखूंगा तो पहले वो कोड को बार बार हम लोग लिख रहे हैं तो वो एक हमारे लिए बंडल साइज बढ़ा देगा, या फिर कोई भी परफॉर्मेंस है उसको ओवरराइड कर देगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे स्टेट्स हैं उनको एक कस्टम हुक के अंदर रख लेते हैं, ताकि मेरे को सेम लॉजिक बार बार ना लिखना पड़े। और सेम लॉजिक बार बार ना लिखने का एक रीज़न ये भी है कि हमें भी बेनिफिशियल रहता है कि कोड बहुत ही क्लीन रहता है और हम लोग बहुत जल्दी डेवलपमेंट मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि बार बार कोई चीज़ अगर हमें नहीं बनानी पड़ रही तो वो काम कम हो रहा है ना, उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, उसको मैनेज करेंगे तो वो थोड़ा अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर हम सिर्फ फंक्शन को उठाया, कॉल करा, जस्ट हमने जो भी हमारी स्टेट थी उसको कॉल करा लिया, हमारे हुक से एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अब जो तीसरा पॉइंट आता है हमारा, वो आता है कि कंटेक्स्ट एपीआई फॉर ग्लोबल स्टेट के लिए। कि हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों को अब हमारे कोई स्टेट्स हैं, जैसे मॉडल के हो गया, स्पिन वगैरह, कुछ भी ऐसी स्टेट है जो हमें मल्टीपल जगह पे चाहिए, मल्टीपल जगह से अपडेट होनी चाहिए। तो उन चीज़ों के लिए हम लोग कंटेक्स्ट एपीआई यूज़ में लेते हैं। ये रिएक्ट का इनबिल्ट आता है। इनबिल्ट हम कह सकते हैं कि फंक्शन है जिसके अंदर एक प्रोवाइडर नाम से एक कंपोनेंट है, वो भी रिएक्ट का इनबिल्ट है, जो हमारे ऐप को रैप करता है, जिससे हम हमारे जो कंटेक्स्ट के अंदर जो भी स्टेट्स रहती हैं उनको ग्लोबलाइज कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई भी स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारे पूरे ऐप के अंदर तो हम कंटेक्स्ट एपीआई का यूज़ लेंगे। फर्दर हम पढ़ेंगे कि ये इससे ज़्यादा बेटर चॉइस हमारी रिडक्स क्यों रहती है, क्योंकि रिडक्स और कंटेक्स्ट एपीआई, रिडक्स बिहाइंड द सीन कंटेक्स्ट एपीआई यूज़ में लेती है, लेकिन वो एक पैकेज है, तो पैकेज हमारे परफॉर्मेंस को थोड़ा ओवरराइड कर सकता है। बाकी रिडक्स है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वे, और हमारा जो भी कोड रहता है, जो लॉजिक रहता है, वो अलग में रहता है, बिल्कुल सेपरेट आउट रहता है हमारी मेन फाइल से। तो वो एक चीज़ आ जाती है। कंटेक्स्ट जैसे जैसे बड़ा ऐप होता जाता है तो थोड़ी चीज़ें हैक्टिक होती जाती है कंटेक्स्ट एपीआई में, इसलिए हम रिडक्स का यूज़ में लेते हैं। रिडक्स के बारे में हम आगे आगे आने वाले सेशंस के अंदर पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ कंटेक्स्ट एपीआई के बारे में। फोर्थ जो हमारा होता है कि कंज्यूमिंग स्टेट विथ यूज़ कंटेक्स्ट। अब स्टेट तो मैंने बना ली, लेकिन यूज़ कंटेक्स्ट की हेल्प से मैं उस स्टेट को गेट करूँगा, तो वो किस तरीके से करूँगा, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कि हमने जो स्टेट बनाई है कंटेक्स्ट के अंदर, उसको यूज़ कैसे करूँगा मैं हमारे फाइल के अंदर या हमारे कंपोनेंट के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रॉप ड्रिलिंग है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे क्यों नहीं है हमारे जो डाटा है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। कि अब अगर मेरे को कोई भी, अगर मैं एज एन लेके चलता हूँ कि अगर मेरे पास कोई एरे है, ठीक है, हमारे पास कोई एरे है या फिर कोई भी डायनेमिक डाटा है हमारे पास, वो आ रहा है। अब मेरे को वो कंपोनेंट ए से कंपोनेंट डी तक चाहिए, सिर्फ कंपोनेंट ए में या कंपोनेंट डी में चाहिए। तो अब उसको अगर हम प्रॉप ड्रिलिंग की हेल्प से अगर उसको पास ऑन करेंगे तो वो करेंगे कंपोनेंट ए, देन बी, देन सी, देन डी। अब इस तरीके से जाने की बजाय अगर मैं कंपोनेंट ए और कंपोनेंट डी को ही कनेक्ट करा दूं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। या फिर मैं डायरेक्टली एक ग्लोबल स्टेट बना लूँ, उसको मैं डायरेक्ट डी में कॉल करा लूँ, उसको डायरेक्ट मैं ए में कॉल करा लूँ, तो वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अब प्रॉप ड्रिलिंग के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है कि ए से बी में, बी से सी में और सी से डी में, अब इस ड्यूरेशन में अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है या फिर
नेमिंग कॉन्फ़िग आ जाती है या फिर कोई डाटा अनडिफाइन आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो डीबगिंग करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्यों हर कंपोनेंट के अंदर उस डाटा को चेक करना होगा कि ये कहाँ कौन से कंपोनेंट से यह मिसप्लेस हो रहा है। तो इसलिए ये प्रॉप डीलिंग का प्रोसेस सिर्फ हम 1 से 2 कंपोनेंट तक ही रखते हैं कि कंपोनेंट ए से कंपोनेंट बी में भेज दिया एट दैट्स इट। अगर हम ज़्यादा लंबे प्रोसेस के लिए जाते हैं तो हम हमेशा ग्लोबल स्टेट का ही यूज़ में लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो जो प्रॉप डीलिंग थे उसके फॉल आउट्स क्या होते हैं, कि मतलब हम कौन कौन से चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रॉप डीलिंग के ड्यूरेशन में हमें मिलती हैं। तो पहला जो रहता है कि वो रीडेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, मतलब अब कंपोनेंट से ए से बी देन सी देन डी, अगर और बड़ा हो जाता है तो ई एंड एफ। तो इस तरीके से क्या है, अब कोई भी अगर हम जैसे जिस भी डेवलपर ने अगर कोड लिखा है तो उसको तो पता है, लेकिन अगर कोई दूसरा डेवलपर या उसका हेल्पर है, जूनियर है, अगर वो उस कोड को पढ़ेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये प्रॉप्स एक्चुअली आ कहाँ से रहा है, उसका मेन सोर्स कहाँ है। तो ये बिल्कुल भी रीडेबल नहीं होता ये वाला। मेंटेनेंस ओवरहेड, अब कोई भी काम कर रहे हैं तो हम इतना एफिशिएंट वे से करने की कोशिश करते हैं कि वो बाद में इफ़ेक्ट ना करे चीज़ों को, लेकिन अगर हम इस तरीके से अगर हम प्रॉप डीलिंग के थ्रू डाटा भेजते हैं तो ये ऑब्वियस ही बात है इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर कोई कंपोनेंट अगर पहले रेंडर हो रहा है या फिर मल्टीपल जगह पे रेंडर हो रहा है और डाटा उसको सिर्फ एक जगह से मिल रहा है तो वो हमें एरर कॉज करेगा। थर्ड जो रहता है कि वो रिफैक्टरिंग नाइटमेयर्स, मतलब कि मैंने आपको बताया कि जैसे हम कंपोनेंट ए है उसको हम यहाँ भी यूज़ ले रहे हैं, लेकिन यहाँ से डाटा पास हो रहा है। अगर मैं कंपोनेंट ए को मैं कुछ दूसरे कंपोनेंट दूसरे पेज के अंदर या दूसरी फाइल के अंदर भी अगर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ से इसको डाटा नहीं भेज रहा, तो ये अगर वो कंपोनेंट अगर फर्स्ट टाइम पे कॉल हो जाता है तो वो अनडिफाइन आएगा। उसके नीचे जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी लेवल है उसका, वो एक तरीके से जैसे अपन सीरीज़ में चलते हैं कि फर्स्ट में डाटा है, देन सेकंड में, देन थर्ड में, देन फोर्थ में, तो वो जो सीरीज़ है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। पोटेंशियल रीरेंडर्स, अब कंपोनेंट से कंपोनेंट में जा रहा है, अगर बाय चांस मेरे को कोई एपीआई है, अगर मैं किसी डाटा को कॉल करा रहा हूँ तो वो रीरेंडर ज़रूर करेगा कंपोनेंट को, क्यों? क्योंकि चेंज फर्स्ट में हो रहा है। अब मेरे को क्या चाहिए कि अब फिलहाल कंपोनेंट ए है, देन कंपोनेंट बी है, वो अभी हाइड है, उसके अंदर मैं यूज़ में नहीं ले रहा अभी मैं कुछ भी, तो ये क्या करेगा, कंपोनेंट ए के अंदर अगर हम डाटा पास कर रहे हैं, डाटा को कर रहे हैं, तो वो रीरेंडर होगा, साथ में बी भी रीरेंडर होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट पे उसके पास तो अनडिफाइन आया, सेकंड अटैम्प्ट पे उसके पास में डाटा आ गया, तो वो भी रीरेंडर होगा। और इस तरीके से ये क्या करते हैं, कभी कभार मल्टीपल रीरेंडर्स हो जाती हैं, इसके रीरेंडर्स हो जाते हैं, ये कंपोनेंट्स होते हैं जो रीरेंडर्स हो जाते हैं। जैसे फंक्शन है तो वो फंक्शन रीरेंडर हो जाएगा। कई बार हम क्या करते हैं, एपीआई कॉलिंग वाले फंक्शंस को ही प्रॉप्स के थ्रू भेज देते हैं, तो वो वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। क्यों? एपीआई भी 2 बार कॉल हुई है, डाटा भी चेंज हो रहा है, जो हमारे वेरिएबल्स है वो भी कुछ ना कुछ अपडेट दे रहे हैं, और वो अपडेट दे रहे हैं तो कोई यूज इफेक्ट भी कॉल हो रहा होगा। तो इस तरीके से क्या है, पूरी चेन ही हमारा जो ऐप है वो बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक तरीके से काम करने लग जाएगा, रीरेंडर्स बहुत ज़्यादा होने लग जाएंगे। इसका जो सॉल्यूशन 1 है वो है कस्टम हुक्स का, कि हम लोग प्रॉप डीलिंग जो करते हैं उससे हम किस तरीके से और ज़्यादा इफेक्टिव वे के अंदर हम हमारा कोड लिख सकते हैं। कि मेरे को डाटा तो चाहिए, मेरे को जो कॉमन लॉजिक है वो चाहिए। अब मुझे क्या है कि हम लोग क्या करेंगे कि कस्टम हुक्स बना लेंगे। तो अब मुझे एक लॉगिन का पेज है, उसके ऊपर मेरे को कुछ चीज़ें चाहिए, और वही सेम चीज़ें मेरे को हम साइन अप के पेज पे भी चाहिए, सिर्फ हमारा पेलोड चेंज होगा। सेम एपीआई है, सिर्फ पेलोड चेंज होगा, या फिर कोई स्ट्रिंग है तो वो चेंज हो जाएगा। तो अब इस ड्यूरेशन में मेरे को क्या करना चाहिए कि अगर मैं सेम फंक्शन को 2 बार कॉल कराऊँ, रजिस्टर में भी और लॉगिन में भी, तो वो थोड़ा उस तरीके से हो जाएगा कि सेम लॉजिक सेम चीज़ मैं 2 बार लिख रहा हूँ। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कस्टम हुक बना लेंगे। कस्टम हुक बनाने के बाद में हम क्या करेंगे कि जो फंक्शन है उसमें आर्ग्यूमेंट्स पास ऑन कर देंगे, पैरामीटर्स मंगवा लेंगे, और डायरेक्टली हम कंडीशनल वाइज कर लेंगे, या फिर जो पैरामीटर्स है उनके थ्रू हम हमारा लॉजिक लिख के उस एपीआई को कॉल करा लेंगे। तो कस्टम हुक क्या करेंगे कि हम डायरेक्टली उस फंक्शन को एक्सट्रैक्ट आउट करके उस कस्टम हुक से हम उसको यूज़ में ले सकते हैं। मेरे को साइन अप पे चाहिए तो साइन अप पे मिल जाएगा, और लॉगिन पे चाहिए तो लॉगिन पे मिल जाएगा। ना कोई रीरेंडर का इशू है ना, और बहुत ज़्यादा रीडेबल भी रहता है ये कोड, क्योंकि डायरेक्टली हुक पे गए, हुक से डायरेक्ट मैं हमारे मेन लॉजिक के ऊपर चल जाऊँगा। इसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं कस्टम हुक बनाने के, उसको जो हमारा लॉजिक है उसको रीयूज़ करने के? कि पहला क्या है कि हम हमारे जो कॉम्प्लेक्स कोड्स हैं उनको रीयूज़ कर सकते हैं। सेकंड है रीडेबिलिटी हो जाता है, कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट हुक की फाइल में गए, डायरेक्टली हमारा जो मेन लॉजिक है वो हमें शो हो गया। थर्ड था कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न, मतलब जो हमारा फॉर्म हैंडलिंग है, जो हमारा डाटा फैचिंग है, वो काफ़ी सेपरेट फाइल्स के अंदर हो जाता है। एक तो
सेम फाइल के अंदर जो कोड है जावास्क्रिप्ट का, उसी के अंदर JSX है, तो बहुत ज़्यादा लेंथी कोड हो जाता है, उसको रीड भी करना मुश्किल हो जाता है, समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी चीज़ कैसे आ रही है। तो वो एक सेपरेट आउट हो जाती है ये चीज़ें कि जैसे मल्टीपल स्टेट हो गई, मल्टीपल API कॉल्स हो गई, तो ये थोड़ा कोड बिल्कुल सेपरेट हो जाता है जावास्क्रिप्ट का। थर्ड जो रहेगा कि टेस्टिंग के लिए, कि जो हमारी टेस्टिंग है वो भी बहुत ईजी हो जाती है इस चीज़ के लिए, कि कहीं पे भी अगर डिबगिंग हमें करनी है तो बहुत ही एफिशिएंट वे से अपन कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्टली फंक्शंस मिल रहे हैं, फंक्शंस डायरेक्टली मिल रहे हैं, तो वहाँ पे डिबगिंग करना आसान रहता है। अब मैं अगर प्रॉप ड्रिलिंग के थ्रू अगर मैं फंक्शंस के ऊपर जाऊँगा तो वो क्या करेंगे कि मैं पहले कंपोनेंट D से C में चेक करूँगा, फिर देन B में चेक करूँगा, देन A में चेक करूँगा, तो इस तरीके से थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो गया, और ना ही हमारा जो डिबगिंग है वो कुछ अच्छी तरीके से हो पाए, ना पता भी नहीं चलेगा कि क्या ही बग था। तो इस तरीके से ये क्या है, कस्टम हुक वाला जो हमारा सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन बन रहता है। अब बताते हैं कि ये कस्टम हुक जो हम क्रिएट करते हैं वो कैसे करते हैं। कि हमने एक यूज toggle.js नाम से हम लोगों ने एक फाइल बना ली है, जिसके अंदर यूज स्टेट एंड यूज कॉलबैक जो हमारे रिएक्ट के अंदर इनबिल्ट हुक्स आते हैं उनको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कराया है। देन हमने एक फंक्शन कंपोनेंट बनाया, जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं एक फंक्शन बनाते हैं उस तरीके से ही, जिसके अंदर मैंने यूज टॉगल नाम से इसका हुक का नाम रखा है, और उसके अंदर एक स्टेट बनाई है इज ऑन, सेट इज ऑन, एंड उसकी जो इनिशियल वैल्यू है मैंने फॉल्स रख दी। देन मेरा जो एक टॉगल नाम से मैंने फंक्शन बना दिया, एरो फंक्शन, जिसके अंदर जो भी प्रीवियस स्टेट है इज ऑन की उसको मैंने ऑपोजिट कर दिया, मतलब अगर वो ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, और उसको यूज कॉलबैक के अंदर रैप कर दिया ताकि ये बार बार रीरेंडर ना हो, ये फंक्शन रिकॉल ना हो बार बार। और जो हमारी स्टेट है उसको मैंने रिटर्न करा दिया। रिटर्न मतलब जहाँ पे मेरे को एक्सेस करना है, जिस तरीके से मेरे को एक्सेस करना है उस तरीके से मैं वहाँ पे उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर सकता हूँ। तो हमारी जो स्टेट है और जो फंक्शन है उसको मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो अब मैं यूज़ करूँगा तो मैं इन दोनों को यूज़ करूँगा, बाकी के अंदर के जो लॉजिक्स हैं उनको मेरे को बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हमारा जो JSX है उसके ऊपर, कि विजिबिलिटी टॉगलर नाम से मैंने एक JSX बना रखा है, जिसके अंदर एक फंक्शनल कंपोनेंट है जो हमारे विजिबल और टॉगल विजिबिलिटी, इसको हम नेमिंग चेंज कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग कि यहाँ पे मेरे को किस तरीके से यूज़ करना है। तो अगर हमें नेमिंग चेंज करना है तो हमें हमेशा याद रखना है कि जो इंडेक्स वाइज है, जैसे इज़ ऑन अगर हमें 0 इंडेक्स पे है, टॉगल है जो 1 इंडेक्स पे है, तो वहाँ पे भी हमें इस तरीके से यूज़ में लेना है। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स चेंज कर दूंगा तो ये वर्क अलग तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, इज़ ऑन को मैंने इज़ विजिबल लगा दिया, और टॉगल को मैंने टॉगल विजिबिलिटी लगा दिया, और यूज टॉगल हुक से मैंने इंपोर्ट करा दिया। इसको इनिशियल मैंने रखा 2, क्योंकि इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखी है, अगर कुछ भी नहीं आता है तो वरना ट्रू रहेगा। देन हमने रिटर्न करा के हमारा जो बटन है उसके ऊपर जो फंक्शन है वो कॉल करा दिया ऑन क्लिक के ऊपर, और जो भी हमारा JSX है उसमें वो रेंडर करवा दिया। तो इस तरीके से हम जो हमारा कस्टम हुक है उसको क्रिएट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं हमारे JSX के अंदर। अब सिर्फ सिंगल लाइन ऑफ कोड JSX के अंदर हमारा पूरा ये जो काम है टॉगल ऑन ऑफ करने का इसने करवा दिया। क्यों? क्योंकि जो फाइल है यूज टॉगल वाली, अब इसको मैं मल्टीपल जगह पे भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्या स्पेसिफिकली कोई नाम नहीं दिया किसी चीज़ को कि ये पर्टिकुलर इसी चीज़ के लिए, मैंने सिर्फ बुलियन को ट्रू फॉल्स कराया है। अब अगर मैं इस चीज़ को कहीं पे और भी यूज़ ले सकता हूँ, जैसे मॉडल ओपन क्लोज कराना हो गया, या फिर शो हाइड करना हो गया किसी चीज़ को, तो वहाँ पे मैं इस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ। और जितनी बार हम कस्टम हुक रेंडर कराएंगे जिस भी फाइल में, तो वो फाइल क्या, वो हुक जो है वो अलग इंस्टेंस क्रिएट कर लेगा। तो हमें अगर सेम चीज़ अपडेट करवानी है सेपरेट फाइल्स में तो हम प्रॉप्स के थ्रू भेजेंगे, लेकिन अगर वहीं पे हमने हुक कॉल करा लिया कि वहाँ से अपडेट हो जाएगा, वहाँ से अपडेट करने पे, तो ये नहीं होगा, क्योंकि उसका इंस्टेंस जो है वो अलग क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे जो मैं काम करूँगा हुक जहाँ पे कॉल करा है तो वहाँ पे वो अलग काम करेगा, और जो दूसरा है कि अगर मैं उसको प्रॉप्स के थ्रू भेजूँगा तो वो जो पेरेंट के अंदर जो भी फंक्शनल हो रहे हैं, जो भी लॉजिक्स हो रहे हैं, तो वो उस तरीके से काम करेगा। तो हुक को अलग बार कॉल कराने का मतलब अलग इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है उसका। अब आते हैं कि जो हमारा कंटेक्स्ट API है, जो ग्लोबल स्टेट है, वो किस तरीके से काम करती है। हमने कस्टम हुक के थ्रू इन चीज़ों के बारे में पढ़ लिया कि कैसे हम प्रॉप ड्रिलिंग को अवॉइड कर सकते हैं हमारे लॉजिक्स को रीयूज़ करने के लिए। लेकिन अब हम बात करेंगे कि कंटेक्स्ट API जो है वो किस तरीके से काम करती है, जो हमारा ग्लोबल स्टेट है वो किस तरीके से काम करता है। तो पहले तो ये समझते हैं कि हमने कस्टम हुक से क्या किया था और हम ग्लोबल स्टेट से क्या करेंगे। कस्टम हुक से हमने क्या किया था, हमारे जो फंक्शंस हैं उनको एक हुक में रैप करा दिया कि वो जब भी हम हुक को कॉल कराएंगे तो वो एक अलग इंस्टेंस क्रिएट करेगा।
सिंपल है कि हमने जब भी हुक को कॉल कराया तो वो अलग इंस्टेंस क्रिएट किया, तो हुक के अंदर जो भी फंक्शन है वो मल्टीपल पर्पस के लिए है, लेकिन यहाँ पे जो ग्लोबल स्टेट बनेगी वो पूरे ऐप के लिए होगी। मतलब अगर कहीं पे भी ट्रू फॉल्स अगर वो चीज़ हो रही है तो वो पूरे ऐप के लिए हो रही है, पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए नहीं हो रही। और हुक जो है वो पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए हो रहा है, पर्टिकुलर किसी कॉम्पोनेंट के लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंस अलग नहीं होता। यहाँ पे जो इंस्टेंस है वो इनिशियली क्रिएट हो चुका है ऐप के अंदर, और जो हमारा हुक है, कस्टम हुक है, वो जितनी बार हम उसको कॉल कराएंगे, इंपोर्ट कराएंगे, उतनी बार उसका इंस्टेंस डिफरेंट क्रिएट होगा। तो हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं इसको, जैसे थीमिंग हो गया, या फिर यूज़र ऑथेंटिकेशन हो गया, मतलब जो हमारे यूज़र का डाटा है, टोकन है, वो हो गया। ये सेंट्रलाइज कर दिया लैंग्वेज को कि भाई हमारी जो लैंग्वेज है वो पूरे ऐप की चेंज हो जाए। जो हमारे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन रहती हैं, जैसे API URLs हो गए, या फिर जो कॉन्स्टेंट हो गए, या कॉमन फंक्शंस हो गए, हेल्पर फंक्शंस हो गए, उनके लिए हम ग्लोबल स्टेट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हम ग्लोबल स्टेट यूज़ कर सकते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के लिए ग्लोबल स्टेट बनानी पड़े। कस्टम हुक की तरफ भी हम जा सकते हैं। रिडक्स क्या करेगा, रिडक्स भी सेम तरीके से इसकी तरह काम करता है कि वो भी हमारे पूरे ऐप को रैप कर देगा, और जो भी हमारे फंक्शंस हैं, जो भी हमारे हैं, तो उनको हम ग्लोबली हम इंपोर्ट करा सकते हैं ऐप के अंदर कहीं पे भी। अब बात करते हैं कि ये क्रिएट किस तरीके से होती है, कि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो कैसे प्रोवाइड कराता है चीज़ों को, स्टेट्स को, और उसको हम क्रिएट कैसे करते हैं। जो हमारा पहला रहेगा वो रहेगा थीम कॉन्टेक्स्ट जेएस। अब यहाँ पे हम थीम का एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि बहुत इजी होता है, जस्ट कलर कोड चेंज करना है, तो हम थीम का एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक वेरिएबल बनाया थीम कॉन्टेक्स्ट के नाम से, जिसको मैंने वैल्यू दी कौन सी, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लाइट। मतलब अब जहाँ जो ये मैंने लाइट दिया है, ये इसकी इनिशियल स्टेट हो जाती है कि इसने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया थीम कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर, जिसकी इनिशियल वैल्यू रही लाइट। अब इस जो थीम कॉन्टेक्स्ट है उसको मैंने यहाँ से डिफ़ॉल्टली एक्सपोर्ट कर दिया। अब हमारा जो सेकंड स्टेप आता है वो रहता है प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, कि हमने यहाँ पे इंपोर्ट कराया हमारी यूज स्टेट, यूज कॉल बैक, देन हमारा जो थीम कॉन्टेक्स्ट है वो, देन हमने एक फंक्शन बनाया थीम प्रोवाइडर का जो चिल्ड्रन कॉल करा रहा है। अब यहाँ पे हमने चिल्ड्रन क्यों यूज़ में लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम पूरे ऐप को रैप करने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ रिटर्न कर देता किसी फंक्शन को तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करता। क्यों? क्योंकि रैप ही नहीं होगा। अगर कोई ऐप, अगर हमारा जो ऐप है वो प्रोवाइडर से रैप नहीं होगा, तो हम जो हमारी ग्लोबल स्टेट है जो थीम की, वो किस तरीके से हम कॉल कराएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैंने जो थीम की स्टेट बना रखी है कि कस्टम जो हमारा जो थीम कॉन्टेक्स्ट है उसकी हेल्प से जो मैंने स्टेट बना रखी है उसको अपडेट करेगी, कि इसमें मैंने इनिशियली उसको क्या दिया है, लाइट। जो मेरी थीम है उसमें भी मैंने क्या दिया, लाइट। नहीं तो ये कॉन्फिग कर जाएगा। अगर मैं डार्क दे दूंगा तो कोई सा भी काम नहीं करेगा, पता ही नहीं चलेगा कि इनिशियली स्टेट है कौन सी, या ओवरराइड कर जाएगा कि इनिशियली लाइट दे दिया देन डार्क दे दिया तो वो डार्क आ जाएगा। देन हमने एक फंक्शन बनाया जो टॉगल करेगा, जो प्रीवियस थीम है उसको टॉगल करेगा जो अल्टरनेट थीम है उसकी तरफ। अगर लाइट है तो डार्क, डार्क है तो लाइट। फिर जो हमारा कॉन्टेक्स्ट वैल्यू के अंदर मैंने दोनों को पास ऑन कर दिया, जो हमारी स्टेट है थीम उसको, और जो मेरा फंक्शन है उसको, जैसे हमने कस्टम हुक के अंदर करा था। और जो हमारा थीम कॉन्टेक्स्ट जो है यहाँ पे हमने क्रिएट करा था, उसको इंपोर्ट करा था हमने थीम प्रोवाइडर के अंदर। वो एक डॉट प्रोवाइडर नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट करता है जो हमारे ऐप को रैप करेगा, और जो कॉन्टेक्स्ट वैल्यू हो उसको मैं वैल्यू के अंदर इंपोर्ट, मतलब वैल्यू को असाइन कर दूंगा प्रॉप्स में। तो अब प्रॉप्स कितनी बार गया, जो मैंने प्रोवाइड करा है जिस फाइल के अंदर उसमें, देन जो हमारा रैपर है उसके अंदर, बस 2 बार में। अगर प्रॉप ड्रिलिंग होती तो प्रॉप ड्रिलिंग में A to B देन C देन D इस तरीके से काम वो करता। और लाइट पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब डाटा फैच हो जाता है। अगर वो चेंज नहीं हो रहा तो हमें सारी फाइलों में चेक करना पड़ता है कि पर्टिकुलर किस फाइल में दिक्कत है। और यहाँ पे सिर्फ हमें एक फंक्शन चेक करना है, ये हमारा टॉगल थीम वाला। देन हमने app.js के अंदर क्या किया, जो हमारा ये थीम प्रोवाइडर है जो फंक्शन है, इसको मैंने जो हमारा app.js है उसके अंदर जो भी हमारा कंपोनेंट कॉल हो रहे हैं उनके अंदर रैप कर दिया। या फिर इंडेक्स फाइल है उसके अंदर जो हम ऐप कंपोनेंट कॉल कराते हैं तो उसके अंदर उसको रैप कर देते हैं। ऐप को रैप करना मच बेटर रहता है, क्योंकि ऐप के अंदर ही हमारा पूरा ऐप का लॉजिक रहता है। अगर हम यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पे मे भी हम कुछ ना कुछ चीज़ मिस कर जाते हैं, तो वो वहाँ पे काम नहीं करेगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इंपोर्ट करा लेंगे, एक फंक्शन है ऐप के अंदर, और थीम प्रोवाइडर को उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके ऊपर रैप कर देंगे। देन हमारा जो फंक्शन है वो सेम तरीके से काम करेगा। यहाँ पे ये जो फंक्शन है टॉगल थीम, ये मल्टीपल पर्पज़ के लिए काम नहीं आएगी, ये सिर्फ थीम चेंज करने के लिए काम आएगी। कस्टम हुक के अंदर जो हम करते हैं वो करते हैं कि
हमने जो मल्टीपल पर्पज़ के लिए कि वही सेम फंक्शन हम किसी और चीज़ के लिए भी कॉल करा रहे हैं। अब बात आती है कि हमने प्रोवाइडर रैप कर दिया, हमने स्टेट बना दी, हमने वैल्यू असाइन कर दी ऐप JSX के अंदर। अब हम उस स्टेट को गेट कैसे करें कि हमें वो जो वैल्यू है थीम की वो मिलेगी कैसे। तो यूज़ कंटेक्स्ट नाम से एक हुक आता है जो हमें रिएक्ट के अंदर इनबिल्ट होता है। उसको हम जैसे हम कस्टम हुक कॉल कराते थे सेम उसी तरीके से हम इसके अंदर कॉल करा सकते हैं। बस एक छोटी सी चीज़ ये रहती है कि इसके अंदर पैरामीटर में हमें थीम कंटेक्स्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। हर बार जब भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो हमें थीम कंटेक्स्ट देना होगा ताकि वो पता करे कि जो थीम कंटेक्स्ट है वहाँ से मेरे को वैल्यू गेट करनी है, ना कि दूसरी जगह से। या फिर फर्स्टली तो ये अनडिफाइन ही आ जाएगा या नल आ जाएगा या फिर एरर शो कर देगा कि हमारे पास कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है कि मैं डाटा कहाँ से लेकर आऊँ। तो इस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे थीम कर्ली ब्रेसेस में निकलेगा ये। प्रॉप्स के अंदर क्या होता था, इंडेक्स वाइज चीज़ें चलती थी। इसके अंदर क्या होगा कि हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेमिंग सेम नेमिंग आएगी। अगर वहाँ पे मैंने थीम दिया है तो यहाँ पे मैंने थीम दिया है, क्योंकि ये क्या होता है सिंगल पर्पज़ के लिए होता है। कस्टम जो होता है वो मल्टीपल पर्पज़ के लिए होता है। तो अब हमने यहाँ पे थीम इंपोर्ट करा ली, हमने यहाँ पे थीम का जो लॉजिक है वो पूरा लिख दिया। जब हम जाते हैं थीम के बटन के ऊपर कि अब जो हमने फंक्शन कॉल कराया है उसको किस तरीके से कॉल कराएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे थीम को कॉल कराया है, सेम यूज़ कंटेक्स्ट हुक के हेल्प से थीम कंटेक्स्ट को उसके पैरामीटर्स में भेज के हम थीम और टॉगल थीम दोनों को कॉल करा लेंगे या फिर उसको गेट कर लेंगे, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे डिस्ट्रक्शन के हेल्प से और उसको ऑन क्लिक के ऊपर टॉगल थीम लगा देंगे फंक्शन को। और जो हमारा करंट थीम है, ताकि हम बताएंगे भी ना कि अभी करंट थीम कौन सी है हमारे पास में, लाइट है डार्क है, तो उस तरीके से हम थीम को यहाँ पे JSX के अंदर रिटर्न कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कौन सी थीम यहाँ पे कॉल यहाँ पे अभी रेंडर हो रखी है। तो इस तरीके से हमारी जो कॉन्टेक्स्ट API है वो काम करती है। फर्स्ट में हम लोगों ने कंटेक्स्ट को क्रिएट किया, देन हमने जो हमारा प्रोवाइडर है उसकी एक फ़ाइल बनाई, उसके अंदर हमने जो भी हमारा लॉजिक्स है उसको यूज़ करा, उसको प्रोवाइडर के अंदर वैल्यू के अंदर उसको असाइन करा। देन हमारा जो ऐप JS है उसको हमने प्रोवाइडर के अंदर रैप कर दिया। फिर हम यूज़ कंटेक्स्ट हुक की हेल्प से जो भी हमारे फंक्शंस है, जो भी हमारी स्टेट है, उनको कॉल करा लिया। तो आज हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ा है उस चीज़ों के बारे में समझते हैं कि जो कंटेक्स्ट है वो यूनिवर्सल स्टेट नहीं होती। जो हमारी यूज स्टेट है, यूज रिड्यूसर है, वो होती है लोकल स्टेट। जो हमारे कंटेक्स्ट होता है वो होता है ग्लोबल स्टेट, मतलब वो हमारे जो स्टेट्स है उसको ग्लोबलाइज करता है। सेकेंड, जो हमारा कंटेक्स्ट है वो मोनोलिथिक होता है ताकि वो हम जो रीरेंडर्स होती हैं उनको प्रिवेंट कर सके। मेमोराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हमारा कोई भी फंक्शन है या फिर अगर वो अपडेट हो रहा है तो उस टाइम पे भी रीरेंडर हो रहा है, तो उन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं कि यूज़ मेमो या यूज़ कॉलबैक जैसे फंक्शंस हैं रिएक्ट के अंदर इनबिल्ट, उनको यूज़ करते हैं। उनकी क्या डिपेंडेंसी रहती है कि जब वो डिपेंडेंसी चेंज होगी सिर्फ पर्टिकुलर उस टाइम पे ही वो लोग वो फंक्शंस हैं वो कॉल होंगे, वो कॉम्पोनेंट्स हैं वो कॉल होंगे। जो हमारा प्लेसमेंट रहता है कि जो भी HOC है, जैसे हम बात करें कि जो हमारा HOC रहता है उस तरीके से ही हमें जो डाटा है वो पास ऑन करना होता है कि अगर हम किसी भी चाइल्ड के अंदर लेंगे तो उसके पेरेंट पे हमारे पास वो डाटा गेट नहीं कर सकेंगे। तो ये जो भी हम प्रोवाइडर्स वगैरह बनाते हैं तो इस वजह से बनाते हैं कि वो एक HOC हो जाता है हमारे लिए। फिर अब इन दोनों चीज़ों को कंटेक्स्ट को कंबाइन करें हम कस्टम हुक के थ्रू, मतलब जो हमारा स्टेट्स हैं, डाटा है, उनको हम कस्टम हुक्स को और कंटेक्स्ट API को कैसे यूज़ करेंगे उन चीज़ों के बारे में समझा है। तो इन चीज़ों को मास्टर करने के लिए जितनी भी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा हम कोड से मैनुअली नहीं समझ के, रीड नहीं करके, लर्न नहीं करके, हम जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में समझेंगे, उतने ज़्यादा इनके लॉजिक्स के बारे में समझेंगे, किस तरीके से बिहाइंड द सीन ये काम करते हैं उन चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन 9 था वो था स्टेट मैनेजमेंट के ऊपर। अब जो हमारा 10 सेशन रहेगा वो हमारे API के ऊपर रहेगा कि हम API को फैच कैसे करते हैं, उसको मैनेज कैसे करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम अगले सेशन 10 के अंदर समझेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।